दोस्तों, कहते हैं अगर हालात किसी इंसान को बार बार तोड़ने की कोशिश करें और फिर भी वह इंसान झुकने के बजाय और मजबूत हो जाए, तो वही इंसान एक दिन उन हालातों की कहानी बदल देता है। ये कहानी किसी बड़े शहर की नहीं है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पढ़ाई सपना थी और सच बोलना गुनाह। उत्तर भारत के एक पिछड़े जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धनपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां का डर बहुत बड़ा था। यहां कानून किताबों में बंद था और असली राज लाठियों और बंदूकों का चलता था। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चे से मकान में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था गीता। गीता पढ़ने में बहुत तेज थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिमाग में सवाल, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। गीता की मां शांति देवी सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती थी, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, कभी खेतों में मजदूरी। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन दिल में एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़े और इस गंदे सिस्टम से बाहर निकले। शांति देवी अक्सर गीता से कहती थी कि मैं नहीं पढ़ पाई बेटी, लेकिन तू जरूर पढ़ेगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। गीता सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। कभी किताबें समय पर नहीं मिलती, कभी टीचर नहीं आते, कभी लोग ताने मारते कि लड़की होकर इतना पढ़कर क्या करेगी। लेकिन गीता चुप रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आज की चुप्पी कल की ताकत बनेगी। धनपुर गांव पर जिस आदमी का असली राज था, उसका नाम था बलवंत प्रताप सिंह। वह नेता था, दबंग था और पूरे इलाके का मालिक समझा जाता था। पुलिस उसके इशारे पर चलती थी, पटवारी उसके कागज बनाता था और गरीब लोग डर के साए में जीते थे। गांव की पुलिस चौकी में एक इंस्पेक्टर था, महेश राणा। वर्दी पहनता था, लेकिन काम गुंडों से भी बदतर करता था। गरीबों को डराना, औरतों से बदतमीजी करना और नेता की चमचागिरी करना उसकी रोज की आदत थी। एक दिन जब गीता की मां काम से लौट रही थी, तो पुलिस ने उसे रोक लिया। बेवजह सवाल, धमकी और गालियां दी गई। जब गीता वहां पहुंची और अपनी मां के साथ हो रहा अन्याय देखा, तो पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग थी। उस दिन गीता ने मन ही मन कसम खाई कि वह पढ़ेगी और इतनी पढ़ेगी कि एक दिन यही लोग उसे देखकर डरेंगे। उस दिन के बाद गीता की पढ़ाई कोई साधारण पढ़ाई नहीं रही, वह एक जंग बन गई। दिन में स्कूल, शाम को मां के साथ काम और रात को दिए की हल्की रोशनी में किताबें। गांव हंसता रहा, नेता ताने मारता रहा, पुलिस डराती रही, लेकिन गीता हर अपमान को अपनी ताकत बनाती चली गई। साल बीतते गए और फिर वह दिन आया जिसका नाम था रिजल्ट। अपीएससी की लिस्ट में गीता का नाम था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। जिस लड़की को लोग कमजोर समझते थे, वही आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन चुकी थी। किस्मत का खेल देखिए, उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। डीएम बनते ही गीता ने सबसे पहले अपने इलाके का दौरा किया। उसकी नजर सीधे पुलिस चौकी पर गई। इंस्पेक्टर महेश राणा अब भी अकड़ में था, लेकिन इस बार उसकी अकड़ ज्यादा देर नहीं चली। जांच बैठी, शिकायतें निकली, सबूत सामने आए और महेश राणा सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद बारी आई बलवंत प्रताप सिंह की। उसकी अवैध जमीन, फर्जी केस, धमकी और गुंडागर्दी सब सामने आने लगे। एक सुबह पुलिस उसकी कोठी पर पहुंची और पूरे गांव के सामने उसे हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया गया। आज शांति देवी किसी के घर काम नहीं करती और गीता आज भी फाइलों में डूबी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम रोज नहीं बदलता, लेकिन रोज लड़ना पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गीता की नहीं है, ये कहानी हर उस बेटी की है जो हालातों से नहीं डरती। क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है, तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाने के बाद गीता ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी राह आसान हो जाएगी। कुर्सी मिलते ही दुश्मन खत्म नहीं होते, बल्कि और चालाक हो जाते हैं। धनपुर जिले में उसकी तैनाती को अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसे समझ आ गया था कि यहाँ की लड़ाई सिर्फ बलवंत प्रताप सिंह से नहीं थी, बल्कि पूरे जमे हुए सिस्टम से थी। बलवंत जेल में था, लेकिन उसका नेटवर्क जिंदा था। उसके आदमी अब भी तहसील, थाना और ब्लॉक दफ्तरों में बैठे थे। फाइलें जानबूझकर अटकाई जाती, गरीबों की शिकायतें दबा दी जाती और हर अच्छे फैसले के सामने कोई न कोई अडंगा डाल दिया जाता। गीता चुपचाप सब देख रही थी,
क्योंकि वह जानती थी कि सीधी टक्कर से पहले जड़ों को काटना जरूरी होता है। एक दिन गीता ने अचानक पूरे जिले की समीक्षा बैठक बुला ली। किसी को पहले से अंदाजा नहीं था। तहसीलदार, थाना प्रभारी, बीडीओ और अफसर समय पर पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर वही पुरानी लापरवाही थी। गीता ने बिना मुस्कुराए सिर्फ इतना कहा कि आज कोई भाषण नहीं होगा, आज सिर्फ जवाब होंगे। उसने एक फाइल खोलनी शुरू की। जिन मामलों को सालों से दबा कर रखा गया था वो सब सामने आने लगे। अवैध कब्जे, झूठे मुकदमे, गरीबों की जमीन हड़पने के केस। अफसरों के चेहरे का रंग उड़ने लगा। गीता की आवाज शांत थी, लेकिन शब्द तलवार से तेज थे। उसी दिन 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस मिला और 2 को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। पूरे जिले में हलचल मच गई। लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि कुर्सी पर बैठी लड़की सिर्फ नाम की डीएम नहीं है, बल्कि सच में काम करने आई है। लेकिन सिस्टम भी चुप नहीं बैठा। अगले ही हफ्ते गीता के खिलाफ शिकायतें दिल्ली भेजी जाने लगीं। कहा गया कि डीएम ज्यादा सख्त है, अधिकारियों को परेशान कर रही है और राजनीति समझ नहीं थी। गीता को यह सब पहले से पता था। उसने हर फैसले के पीछे सबूत रखे थे और हर फाइल नियम के हिसाब से चली थी। एक रात गीता अपने सरकारी बंगले में अकेली बैठी थी। मां शांति देवी पास के कमरे में सो रही थी। गीता खिड़की से बाहर देख रही थी। वही गांव, वही सड़कें, वही लोग, लेकिन आज डर की जगह उम्मीद थी। उसे याद आया जब उसकी मां को पुलिस ने बेइज्जत किया था और आज वही पुलिस लाइन में खड़ी होकर सलामी दे रही थी। अगले दिन गीता ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने जिले में जनसुनवाई शुरू की। हर सोमवार आम लोग बिना डर उसके सामने अपनी बात रखने लगे। पहली बार औरतें खुलकर बोल रही थीं। किसान अपनी जमीन के कागज दिखा रहे थे और मजदूर अपनी मजदूरी मांग रहे थे। धीरे धीरे धनपुर बदलने लगा, लेकिन यह बदलाव कुछ लोगों को चुभ रहा था। जेल में बैठा बलवंत प्रताप सिंह भी यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिमाग में एक आखिरी चाल। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर उसने अपने आदमी को संदेश भिजवाया। अगर गीता को रोका नहीं गया तो पूरा साम्राज्य मिट जाएगा। खेल अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा अब आने वाली है, क्योंकि जब सच बहुत मजबूत हो जाता है तो झूठ आखिरी वार करता है। धनपुर जिले में बदलाव की रफ्तार अब साफ दिखाई देने लगी थी। जिन सड़कों पर डर चलता था, वहां अब लोग सिर उठाकर चलने लगे थे। थानों में दलाल गायब होने लगे थे और दफ्तरों में फाइलें बिना पैसे के चलने लगी थीं। यह सब देखकर जेल में बैठा बलवंत प्रताप सिंह आग बबूला हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अगर गीता को अभी नहीं रोका गया तो उसका नाम, उसका रुतबा और उसका पूरा राजनीतिक साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। उसने जेल से ही अपने बचे हुए खास लोगों को इशारा कर दिया। अब लड़ाई कानून की नहीं बल्कि ताकत की होगी। नेताओं की बैठकों में गीता के खिलाफ जहर उगला जाने लगा। अखबारों में उसके नाम से झूठी खबरें छपने लगी। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जाने लगीं कि डीएम गीता गांव के लोगों को भड़का रही है और सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। गीता सब समझ रही थी, लेकिन रुकी नहीं। उसने अवैध खनन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। दर्जनों ट्रक सीज हुए, करोड़ों की संपत्ति जब्त हुई और कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो गए। उसी शाम गीता को पहला धमकी भरा फोन आया। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया, ज्यादा सीधी बनी तो कुर्सी भी नहीं बचेगी। गीता ने फोन काट दिया और अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में डर था, लेकिन आवाज में हिम्मत। शांति देवी ने कहा, बेटी, अगर सच के रास्ते पर हो तो पीछे मत हटना, चाहे जो हो जाए। उसी पल गीता ने मन ही मन तय कर लिया कि अब चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, वह झुकेगी नहीं। अगले दिन गीता एक सरकारी कार्यक्रम में गांव की ओर जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे। कुछ फूल फेंक रहे थे, कुछ हाथ जोड़कर आशीर्वाद दे रहे थे। अचानक एक मोड़ पर काले शीशे वाली गाड़ी ने डीएम की गाड़ी को ओवरटेक किया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की आवाज गूंज उठी। चीख पुकार मच गई। सुरक्षाकर्मी गाड़ियों के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। एक गोली गीता की गाड़ी के शीशे को चीरती हुई निकल गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक मारा। चारों तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन गीता की आंखों में डर नहीं था। वह सीट से उठी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। लोगों ने चिल्लाकर कहा, मैडम अंदर रहिए।
लेकिन गीता सड़क पर खड़ी होकर बोली, अगर मुझे मारने से सच मर जाता तो यह हमला पहले ही हो चुका होता। पुलिस ने कुछ ही देर में 2 हमलावरों को पकड़ लिया। पूछताछ में जो नाम सामने आया उसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। साजिश सीधे बलवंत प्रताप सिंह तक जाती थी। शाम होते होते यह खबर चैनलों पर चलने लगी। वही नेता जो गीता के खिलाफ बोलते थे अब कैमरे के सामने चुप थे। सरकार को मजबूर होकर सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। जेल में बैठा बलवंत पहली बार डर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका था। रात को गीता अपनी मां के पास बैठी थी। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी आज तू सिर्फ मेरी नहीं पूरे जिले की बेटी बन गई है। गीता की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अगले दिन धनपुर की हवा बदली हुई थी। लोग समझ चुके थे कि सच को गोली से नहीं रोका जा सकता। और जिस लड़की ने कभी किताबों के बीच सपने देखे थे वही आज सत्ता के सबसे गंदे खेल के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन यह अभी आखिरी अध्याय नहीं था, क्योंकि राजनीति की आखिरी चाल सबसे खतरनाक होती है। धनपुर जिले में हुए हमले के बाद पूरे प्रदेश की राजनीति उबलने लगी थी। चैनलों पर दिन रात एक ही नाम गूंज रहा था, डीएम गीता। कोई उसे ईमानदारी की मिसाल बता रहा था तो कोई उसे सत्ता के लिए खतरा। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे बैठा बलवंत प्रताप सिंह अब भी शांत नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि अभी भी खेल उसके हाथ में है, बस चाल बदलनी होगी। जेल में ही उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी रघुवीर मलिक को बुलाया। रघुवीर वही था जो सालों से फाइलें गायब करता, गवाह खरीदता और सिस्टम के भीतर से सच्चाई को खत्म करता आया था। बलवंत ने धीमी आवाज में कहा, गीता को गोली से नहीं गिरा पाए तो क्या हुआ, अब उसे बदनाम करके गिराएंगे। जनता का भरोसा टूट गया तो कुर्सी अपने आप खिसक जाएगी। योजना बेहद चालाक थी। गीता के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, नकली बैंक ट्रांजैक्शन, झूठे ऑडियो क्लिप और एडिट किए हुए वीडियो। सोशल मीडिया पर अचानक खबरें चलने लगीं कि डीएम गीता ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। कुछ चैनलों ने बिना जांच के बहस शुरू कर दी। सवाल उठाया जाने लगा, क्या गीता सच में ईमानदार है या सिर्फ एक और चेहरा? गीता सब देख रही थी लेकिन चुप थी। उसने अपने कमरे में बैठकर हर खबर, हर बयान, हर पोस्ट को ध्यान से पढ़ा। उसे पता था कि यही वह पल है जहां एक गलती उसकी पूरी लड़ाई खत्म कर सकती है। उसने अपने भरोसेमंद अफसर विकास वर्मा को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, अब समय आ गया है आखिरी जाल बिछाने का। गीता ने जानबूझकर सरकार उस पर दबाव बना रही है और शायद उसे हटा दिया जाएगा। ये खबर आग की तरह फैली और बलवंत के लोगों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि गीता टूट चुकी है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। यह सब एक जाल था। गीता चाहती थी कि बलवंत खुद सामने आए, अपने बचे हुए पत्ते खेले और सबूत अपने हाथों से छोड़े। जैसे ही यह खबर फैली, रघुवीर मलिक सक्रिय हो गया। पैसों का लेन देन शुरू हुआ, गवाहों को धमकियां दी गईं, पुराने अफसरों को फोन किए गए। हर कॉल रिकॉर्ड हो रही थी, हर ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जा रहा था। गीता ने पूरी टीम को चुप रहने का आदेश दिया। कोई कार्रवाई नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ इंतजार। इधर जनता 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। कुछ लोग गीता के समर्थन में सड़कों पर उतरे तो कुछ भ्रम में पड़ गए। शांति देवी रोज मंदिर जाती और सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, मेरी बेटी सच के रास्ते से न हटे। तीसरे दिन अचानक बलवंत प्रताप सिंह ने जेल से बयान दिया। उसने कहा कि वह निर्दोष है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। वही बयान गीता चाहती थी। उसी रात रघुवीर मलिक ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने सबूत मिटाने के लिए अपने आदमी को भेजा और वहीं वह रंगे हाथ पकड़ा गया। सुबह होते ही धनपुर जिले में एक साथ कई जगह छापे पड़े। नकली दस्तावेज, ऑडियो की एडिटिंग, पैसे के ट्रेल सब बाहर आ गया। मीडिया के सामने अब तस्वीर साफ थी। जिन चैनलों ने गीता पर सवाल उठाए थे वही अब माफी मांग रहे थे। जेल में बैठा बलवंत पहली बार टूट गया। उसे एहसास हो गया कि जिसे वह एक गरीब की बेटी समझकर कमजोर मान रहा था, वही उसके पूरे साम्राज्य के लिए तूफान बन चुकी है। और अब बारी थी आखिरी वार की। वह वार जो सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने वाला था। सुबह होते ही पूरा धनपुर जिला एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रात भर चली कार्रवाई के बाद अब हर गली, हर चौक,
हर दफ्तर में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, डीएम गीता। जिन लोगों ने कल तक उस पर शक किया था, आज वही लोग उसकी तस्वीर हाथ में लेकर न्याय की बात कर रहे थे। सच आखिरकार सामने आ चुका था। जेल के भीतर बलवंत प्रताप सिंह को जब यह खबर मिली कि उसके सारे नकली सबूत, झूठे वीडियो और पैसे का पूरा जाल पकड़ा जा चुका है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सालों से जो आदमी पूरे जिले को उंगलियों पर नचाता आया था, आज वही सलाखों के पीछे खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी दिन दोपहर को विशेष अदालत में पेशी थी। कोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। गरीब, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, सबकी आंखों में उम्मीद थी। गीता सरकारी गाड़ी से नहीं बल्कि सामान्य तरीके से कोर्ट पहुंची। उसके चेहरे पर न घमंड था, न गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पता हो कि आज सच की जीत तय है। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, एक एक करके सारे सबूत पेश किए गए। कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, गवाहों के बयान, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों की स्वीकारोक्ति। बलवंत का हर झूठ उसके खिलाफ हथियार बन चुका था। उसके वकील के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। जब जज ने बलवंत प्रताप सिंह को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई, उस पल कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। ये तालियां किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस न्याय के लिए थी जिसकी लोगों ने सालों से राह देखी थी। बलवंत को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा था। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर गीता को देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि हार थी। गीता ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके लिए यह किसी व्यक्ति की हार नहीं थी, यह डर की हार थी। कोर्ट के बाहर मीडिया ने गीता को घेर लिया। किसी ने पूछा, आपको इतना साहस कहां से मिला? गीता ने सिर्फ इतना कहा, साहस कहीं से नहीं आता। साहस तब पैदा होता है जब जुल्म रोज आपकी आंखों के सामने होता है और आप चुप रहने से इनकार कर देते हैं। शाम को गीता अपने पुराने घर पहुंची। वही कच्चा आंगन, वही सादा कमरा। उसकी मां शांति देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बेटी को देखा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं थे, यह आंसू जीत के थे। कुछ महीनों बाद धनपुर जिला सच में बदल चुका था। थाने में अब गरीब डरकर नहीं जाता था। सरकारी दफ्तरों में फाइलें रिश्वत से नहीं चलती थीं। लोग पहली बार सिस्टम पर भरोसा करना सीख रहे थे। गीता आज भी रोज समय पर दफ्तर जाती है, फाइलें देखती है, फैसले लेती है, लेकिन उसके भीतर एक बात हमेशा जिंदा रहती है। अगर एक गरीब की बेटी लड़ सकती है, तो हर इंसान लड़ सकता है। यह कहानी सिर्फ गीता की नहीं है, यह कहानी हर उस लड़की की है जो अंधेरे में रोशनी बनने की हिम्मत रखती है। यह कहानी हर उस मां की है जो अपनी बेटी को मजबूत बनाती है। और यह कहानी हर उस समाज की है जो डर के खिलाफ खड़ा होना सीखता है। क्योंकि जब सच के साथ खड़े होने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तब सत्ता नहीं, इंसाफ राज करता है।